हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द थर्मोडायनेमिक्स सीरीज। हम लोग डेंसिटी ऑफ मोड्स की कंप्यूटेशन कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने वन डायमेंशनल सिस्टम में डेंसिटी ऑफ मोड्स की कंप्यूटेशन की थी। एक्चुअली जो हमें लास्ट में जिस रिजल्ट की ज़रूरत है वो है डेंसिटी ऑफ मोड्स थ्री डायमेंशन में, लेकिन वन डायमेंशन से अब मैं पहले टू डायमेंशन की कैलकुलेशन करूँगा और फिर थ्री डायमेंशन में मूव करेंगे। उसका रीज़न भी आप समझ लें। वन डायमेंशनल केस जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है, किस तरह से डेंसिटी ऑफ मोड्स हम काउंट करते हैं, क्या मीनिंग होता है, पहले मीनिंग भी क्लियर हो जाता है मोड्स का, फिर डेंसिटी ऑफ मोड्स का। तो इसलिए वन डायमेंशनल केस में किया, लेकिन मैं वन डायमेंशनल से सीधे थ्री डायमेंशनल में नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी एक फीचर और है। क्योंकि वन डायमेंशनल में तो काउंटिंग बहुत रिलेटिवली ईजी थी। इनफैक्ट वन डायमेंशनल में हमने कई अलग अलग तरीके से काउंटिंग की थी, लेकिन फिर मैंने आपको कहा था हम ग्राफिकल तरीके से काउंटिंग करेंगे। लेकिन वन डायमेंशन में जो हमने ग्राफिकल तरीके से भी काउंटिंग की वो भी जनरल केस के थ्री डायमेंशन में जिस तरह की टेक्निक हमने यूज़ करनी है उसको पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पाया है। तो इसलिए मैं टू डायमेंशनल केस को भी वर्कआउट करूँगा इंस्टेड ऑफ सीधे थ्री डायमेंशनल। इस टू डायमेंशनल केस को मैं बहुत डिटेल में वर्कआउट करूंगा, एक एक स्टेप बिल्कुल क्लियरली वर्कआउट करके मैंने यहाँ पे वो दिखा रखा है और मैं इसको इस लेक्चर के दौरान आपको बताऊंगा। और जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में थ्री डायमेंशनल वाला केस करूंगा तो उसको मैं बहुत शॉर्ट में करूंगा, क्योंकि मैं बार बार इसको रेफर करूंगा। तो आप ये समझ लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के व्यू पॉइंट से। आप इसको समझ लेते हैं तो थ्री डायमेंशन में आपको उन्हीं चीज़ों को एक्सटेंड करना है एग्जाम पर्पज़ या उसके लिए, तो आपको थ्री डायमेंशनल केस करना है, बट वो वाला आप इसी तरीके से करेंगे। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, आई विल गो वेरी वेरी स्लोली। मैं एक एक स्टेप को, एक एक मैथमेटिक्स जो हमने की है, एक स्टेप में जरूर शुरू में जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे लूँगा, लेकिन उसके बाद एक एक स्टेप आपको क्लियर समझाने की कोशिश करूँगा। दिस ओके। डेंसिटी ऑफ मोड्स इन टू डायमेंशन का मतलब हम इस तरह के क्वांटिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, रो के डी के। ये रो के डी के मतलब रो के डी के बेसिकली डी एन होगा, नंबर ऑफ मोड्स जो कि के और के प्लस डी के बीच है, या उसी नंबर को आप लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच का मोड्स भी समझ सकते हैं, या न्यू और न्यू प्लस डी न्यू। और साथ में एक और डेफिनेशन इस जो हमने लास्ट में करेक्ट की थी, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। अगर वन डायमेंशनल केस है तो वॉल्यूम का मतलब लेंथ होता है, टू डायमेंशनल सिस्टम के लिए वॉल्यूम का मतलब उसका एरिया है, और थ्री डायमेंशनल सिस्टम के लिए तो वॉल्यूम का मतलब एक्चुअल फिजिकल वॉल्यूम जो होता है वही। ओके दस। तो जब अगर हमें डेंसिटी ऑफ मोड्स इन टू डी निकालनी है तो बेसिकली हमें स्टैंडिंग वेव्स इन टू डी देखनी है। जैसे वन डायमेंशनल केस में हमने स्टैंडिंग वेव्स देखी थी ऑन द स्ट्रिंग, तो अब की बार किसी टू डायमेंशनल सिस्टम में हमें स्टैंडिंग वेव्स देखनी है। स्टैंडिंग वेव्स का मतलब ये है इस समय द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड पॉइंट्स वैनिशेस। जो भी आपका सिस्टम है उसकी बाउंड्री पे जाके डिस्प्लेसमेंट वैनिश हो जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे जो हमने ये कैलकुलेशन करनी है, ये जो टू डायमेंशनल सिस्टम है उसकी शेप पे डिपेंड नहीं करता है, शेप इज़ इरेलीवेंट। ओके, आप चाहे रेक्टेंगुलर शेप का टू डायमेंशनल सिस्टम लेके इसके लिए डेंसिटी ऑफ मोड्स निकालें, या सर्कुलर शेप का या किसी आर्बिट्री शेप का टू डायमेंशनल सिस्टम लेके अगर आप कैलकुलेशंस करें तो ये शो किया जा सकता है डेंसिटी ऑफ मोड्स का एक्सप्रेशन जो है वो सेम होता है। तो डेंसिटी ऑफ एक्सप्रेशन बेसिकली इसकी शेप पे डिपेंड नहीं करती है, वो केवल डायमेंशनलिटी पे डिपेंड करती है कि हाँ आप टू डायमेंशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए हम सबसे सिंपल सिस्टम के साथ वर्क करेंगे। लेकिन मैं इस पॉइंट को फिर से वो कर दूं, माना आप इस सिस्टम का एनालिसिस करें तो स्टैंडिंग वेव का मतलब ये होगा बीच में तो वेव है, वेव का मतलब बीच में डिस्प्लेसमेंट है। ओके, सिस्टम का कोई पार्ट ऊपर कोई पार्ट नीचे, और टाइम के साथ वो उसकी शेप चेंज हो रही है। लेकिन ये जो एंड पॉइंट्स हैं ये फिक्स्ड है। इसको या सर्कुलर मेम्ब्रेन अगर है तो बीच में तो वाइब्रेशंस हो सकते हैं, लेकिन ये जो एंड पॉइंट्स हैं ये फिक्स्ड है। या अगर आप आर्बिट्री शेप के साथ वर्क करना चाहते हैं तो इस तरह की कोई शेप है। दिस एग्जाम्पल अगर आप लें, जैसे हमारे तबले या किसी उस तरह के प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट का जिसे हम ड्रम हेड कहते हैं उसका वो, तो उसको साइड के सारे जो पॉइंट्स होते हैं ये आपने फिक्स किए रहते हैं, तबले के हेड के ये सारे पॉइंट्स फिक्स रहते हैं। तो जब इसमें वाइब्रेशन होता है बेसिकली वो स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होती हैं, तो बीच का हिस्सा तो मूव करता है, लेकिन ये जो बाउंड्री के एंड पॉइंट्स हैं इनका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। ये ऐसा ही है जैसा वन डायमेंशनल सिस्टम में हुआ था, आपका स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है, बीच का सेक्शन जो है वो अलग अलग पॉइंट्स का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट वगैरह होता है, लेकिन ये एंड पॉइंट्स जो हैं, बाउंड्री जो है, बाउंड्री हमेशा फिक्स्ड होती है। स्टैंडिंग वेव्स इन वन डी, ऐसे स्टैंडिंग वेव्स इन टू डी। अब चाहे आप इसके साथ एनालिसिस कर सकते हैं, इसके साथ कर सकते हैं, इसके साथ कर सकते हैं। आर्बिट्री शेप के लिए तो शायद असंभव ही जैसा हो जाएगा। सर्कुलर शेप के लिए इन प्रिंसिपल किया जा सकता है, पर वो भी टफ पड़ेगा। सबसे आसान डिस्कशन हमारे लिए बनता है अगर आप रेक्टेंगुलर शेप की वो लें, ठीक है, तो हम रेक्टेंगुलर शेप की सिस्टम के लिए स्टैंडिंग वेव्स की बात करेंगे और फिर उसके लिए टू डायमेंशनल डेंसिटी ऑफ मोड्स। ओके दिस। तो हम रेक्टेंगुलर सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं। ये रेक्टेंगुलर सिस्टम मैंने लार्ज करके दिखा रखा है, ये कोई टू डायमेंशनल वो है, रेक्टेंगल है। इसकी इस साइड की लेंथ माना Lx है, कैपिटल Lx, और इस साइड की लेंथ कैपिटल Ly। जैसे स्ट्रिंग की लेंथ को हमने कैपिटल L लिया था, इस समय Lx और Ly। तो कुछ चीज़ें देखिए, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0 0, इसके Lx 0, इसके 0 Ly और इसके Lx Ly। ये जो मैंने इसकी बाउंड्री है मैंने इसको रेड कर रखा है क्योंकि
बीच में डिस्प्लेसमेंट की जो भी स्थिति हो, बाउंड्री पे डिस्प्लेसमेंट ने ज़ीरो होना है। और इस आइडिया को मैं आगे यूज़ करूँगा। ये बाउंड्री जो है बेसिकली 4 लाइन से मिलकर बनी है। ओके तो जैसे इस लाइन की मैथमेटिकली इस लाइन को आप कैसे रेफर करेंगे, आप इस लाइन को कहेंगे y इक्वल टू जीरो। इस लाइन पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू सब जगह जीरो है। ऐसे ही इस बाउंड्री को आप रेफर करेंगे x इक्वल टू जीरो। ऐसे ही इस बाउंड्री को x इक्वल टू एल एक्स। इस पूरी लाइन पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू एल एक्स के बराबर है। y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है लेकिन x कोऑर्डिनेट की वैल्यू एल एक्स के बराबर है। ओके और ऐसे ही इस लाइन की इक्वेशन या इस बाउंड्री की इक्वेशन y इक्वल टू एल वाई। तो जो 4 बाउंड्रीज हैं x और y की कांस्टेंट वैल्यूज से, x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, ये बाउंड्री हो गई, और x इक्वल टू एल एक्स और y इक्वल टू एल वाई, ये बाउंड्रीज हो गई। तो ये हम बाद में यूज़ करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, जिस चीज़ को मैं वॉल्यूम इस समय कहने वाला हूँ, आप ये कंफ्यूज ना करें, इतना आप साइंस के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, जानते हैं। वॉल्यूम से हमारा तात्पर्य यहाँ पे ये है वन डायमेंशन में लेंथ को हम वॉल्यूम कह देते हैं जनरल फॉर्म में। टू डायमेंशन में जो इसका एरिया है एल एक्स इंटू एल वाई एरिया, मैं यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ एक्चुअल फिजिकल सिस्टम, क्योंकि आगे हम इसी तरह का एक 2 डायमेंशनल फिगर बनाएंगे, एक ग्राफ जैसा, लेकिन वो फिगर एक्चुअल फिजिकल सिस्टम नहीं है, वो जस्ट हम एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये आपका एक्चुअल सिस्टम है जिसमें वाइब्रेशन सेट हो रहे हैं, जिसमें आप स्टैंडिंग वेव्स को देख रहे हैं, उनकी डेंसिटी ऑफ मोड्स को आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा एक्चुअल फिजिकल सिस्टम है जिसका फिजिकल वॉल्यूम v जो है, ये इसके आप सिस्टम का फिजिकल वॉल्यूम कह सकते हैं दिस। ओके जैसे इस केस में, स्ट्रिंग के केस में फिजिकल वॉल्यूम जो था वो L था। ओके केवल लेंथ थी वहाँ पे, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे बाद में एक फिगर ऐसा बनाया था के स्पेस में फिगर, जैसे मैंने कहा था, जिसमें हमने मोड्स को दिखाया था, एक एक पॉइंट दिखाया था इक्विडिस्टेंट। तो वही चीज़ है, एक फिगर ये था और एक बाद में के स्पेस का फिगर बना। ये एक्चुअल फिजिकल स्पेस का फिगर है, दूसरा के स्पेस का फिगर एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन है। तो ऐसे यहाँ पे 2 डायमेंशनल फिगर जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक्चुअल सिस्टम है जिसमें स्टैंडिंग वेव सेट हो रखी हैं। स्टैंडिंग वेव सेट होने का मतलब बीच में वाइब्रेशंस हैं और बीच में डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, लेकिन बाउंड्री पे आके डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाना चाहिए। ओके दिस। और एक दूसरी तरह से भी आप इसे सोच सकते हैं, अगर आप स्ट्रिंग में भी सोचें। देखिए स्ट्रिंग में जब स्टैंडिंग वेव्स इस्टेब्लिश होती हैं तो एक्चुअली वेव माना एक एंड से अगर शुरू हुई तो वो दूसरे एंड पे जाके रिफ्लेक्ट होती है और फिर इस पॉइंट पे लौटती है, फिर रिफ्लेक्ट होती है। बाउंड्री से एक्चुअली वेव का रिफ्लेक्शन होता है। ये रिफ्लेक्शन वाला नोशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लास्ट में हम जिस वेव की बात कर रहे हैं वो इस तरह की कोई मैकेनिकल वेव नहीं है कि हाँ हमारी ये 2 डायमेंशनल मेम्ब्रेन वाइब्रेट कर रही है। एक्चुअली जिस तरह की वेव की हमने बात करनी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझ रहे हैं तो हमें उसके लिए हम ये सब पढ़ रहे हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एक्चुअली जो नोशन होगा कि वैसे 2 डायमेंशनल सिस्टम में वो कंसेप्ट नहीं लाना चाहिए, लेकिन आप इसे 3 डायमेंशन में जनरलाइज कर सकते हैं। माना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस पॉइंट से चली और इस डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में चली, तो ये जब वो इस बाउंड्री पर टकराएगी तो इस बाउंड्री पे आके वो रिफ्लेक्ट होगी, और फिर वो इस बाउंड्री पर टकराएगी तो फिर वो इस बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होगी, एंड सो ऑन। तो ये लगातार रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ जिस तरह का रिफ्लेक्शन था यहाँ। लेकिन वैसा करने के बजाय हम जिस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आप इसे एक मेम्ब्रेन सोचिए, एक झिल्ली जैसे सोचिए जो कि इलास्टिक है, जो कि वाइब्रेट कर सकती है, और लेकिन उसके एंड पॉइंट्स को हमने फिक्स कर रखा है, इसके एंड पॉइंट्स बिल्कुल डिस्प्लेस नहीं करेंगे। तो फिर ये सिस्टम के वाइब्रेशन किस तरह के होते हैं और इसमें कितने मोड्स पॉसिबल होते हैं, बस हम वो कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके अब इस जिसे हम कहते हैं कि अगर कहीं पे भी कोई वेव है, चाहे स्टैंडिंग वेव है, चाहे दूसरी टाइप की वेव है, चाहे तीसरी टाइप की वेव है, उसका उस वेव को समझने का जो तरीका है या कहाँ से वो वेव आप निकाल के लाएंगे मैथमेटिकली, आपको वेव इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने वेव इक्वेशन भी यहाँ पे नहीं लिखी और ये सॉल्यूशन भी मैंने सीधे लिख दिया है। इस सॉल्यूशन को देखिए, सॉल्यूशन ऐसा है एक्स वाई टी एच मतलब बेसिकली आप इसे सोच सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। माना ये कागज़ जो है ये हमारी वो मेम्ब्रेन है और ये कागज़ वाइब्रेट करता है, तो इसका कोई पार्ट माना ये, तो ये अपनी जगह से कितनी हाइट उठ चुका है। माना मैं जेड एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहा हूँ कि जब ये वाइब्रेट करता है तो कोई पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई थे, माना ये कोई जनरल पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई थे, तो ये कितनी हाइट पे आ गया, माना ये 3 सेंटीमीटर पे आ गया, तो इस वाले एक्स वाई पॉइंट पे और किसी पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि टाइम के साथ इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। जब ये सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट समय के साथ चेंज होगा। तो एच मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, कितना वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, एक्स जिस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स था, वाई कोऑर्डिनेट वाई था एट गिवन टाइम टी। तो इसका सॉल्यूशन मैंने सीधे सीधे आपके सामने ये लिखा है, सम कांस्टेंट। इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार का बनता है, साइन k1x इंटू साइन k2y। और जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट है, वैसे मुझे इस टाइम डिपेंडेंट पार्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट मैंने केवल कंप्लीटनेस के लिए लिखा है। आप चाहे तो केवल ये लिख सकते हैं कि स्पेस पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ऐसा बनता है, a इंटू साइन k1x इंटू साइन k2y, लेकिन एक्सपोनेंशियल पार्ट जस्ट मैंने क्लैरिटी के लिए लिख दिया e टू पावर आइटा ओमेगा टी। ओके ये मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूँ क्योंकि BSc 2 में आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो ये, बट इसको आप ऐसे सोच सकते हैं,
आप लोग स्ट्रिंग में ध्यान कीजिए, स्ट्रिंग के केस में जो हमें सॉल्यूशन मिला था a sin kx, ओके। अब यहाँ k नहीं है, दो k1 और k2 हैं। ये k1 और k2 क्या है ये अभी समझेंगे। ये वेव वेक्टर नहीं है, वेव वेक्टर तो वेव का एक ही होता है। माना आप सोचिए ये एक वेव है, तो इसका जो वेवलेंथ है लैम्डा, तो लैम्डा से इसका वेव वेक्टर 2 पाई अपॉन लैम्डा, 2 पाई अपॉन लैम्डा, उसको तो हम k लिखेंगे। यहाँ पे मैंने दो नाम k1 k2 लिखे हैं। के और k1 k2 के बजाय अगर मैं इन्हें अल्फा 1 अल्फा 2 लिखता तब तो आप बिल्कुल इसका कनेक्शन k के साथ नहीं सोचते। तो इसलिए अभी के लिए आप ये सोचिए k1 k2 दो कॉन्स्टेंट्स हैं, ओके, सम कॉन्स्टेंट्स k1 k2। तो इस प्रकार का सॉल्यूशन बनता है। दिस वन डायमेंशन में केवल a sin kx होता है, यहाँ a sin k1x इंटू साइन k2y। दिस वही चीज़ अगर माना वो जो वेव है स्टैंडिंग वेव, उसकी कोई वेवलेंथ होगी, माना उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, वेवलेंथ ऑफ उस सॉल्यूशन या मोड या स्टैंडिंग वेव की वेवलेंथ अगर लैम्डा है, तो ये रिलेशंस ऑटोमेटिक आप जानते हैं, न्यू इंटू लैम्डा बराबर सी, उसकी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ बराबर सी। सी को आप नेसेसरली वेलोसिटी ऑफ लाइट ना समझें। ये डिस्कशन जो हम कर रहे हैं ये किसी भी वेव के लिए होल्ड करता है, मैकेनिकल वेव हो, किसी दूसरे प्रकार की वेव हो, स्टैंडिंग वेव किसी 2 डायमेंशनल सिस्टम में हर किसी के लिए होल्ड करता है, ओके। और अगर आप फ्रीक्वेंसी के बजाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के बजाय के ले आएँ तो ये रिलेशन, ओके। तो यहीं से आपको सोचना चाहिए ओमेगा बेसिकली ये स्टैंडिंग मोड की फ्रीक्वेंसी कितनी है। स्टैंडिंग मोड या स्टैंडिंग वेव या नॉर्मल मोड का मतलब ही ये होता है सिस्टम के सारे पार्ट्स एक ही फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं। तो माना वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ओमेगा है, तो के उससे इस तरह से रिलेटेड है, ओके। और के फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ से इस तरह से रिलेटेड है, के इक्वल टू 2 पाई लैम्डा। तो पॉइंट ये है, अगर माना हम किसी एक पर्टिकुलर वेव को देख रहे हैं जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो फिर हम एक पहले के डिफाइन कर रहे हैं कि उस वेव के लिए के की वैल्यू इतनी है। अब ये k जो है ये एक्चुअली इन k1 और k2 से रिलेटेड है। इसको ये वो रिलेशन ये है k स्क्वायर बराबर k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर। ये जो दो कॉन्स्टेंट्स थे ये कुछ आर्बिट्री हो सकते हैं, लेकिन आर्बिट्री होने के बावजूद इनको ये रिलेशन फॉलो करनी है। मतलब ये कंप्लीटली आर्बिट्री नहीं है। वो इसको इस तरह सोचिए, इस वेव की जो ये स्टैंडिंग वेव यहाँ बना रही है, इसकी अगर मुझे वेवलेंथ पता है कि इसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो उस लैम्डा से मैं के निकाल सकता हूँ। तो मतलब के हमारे पास हमें पता है, इस वेव के लिए के की कुछ वैल्यू है। तो फिर ये k1 और k2 को आपस में इस तरह से एडजस्ट होना पड़ता है कि k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर मिला के किसके बराबर बने, k स्क्वायर। तो ये दो कॉन्स्टेंट्स जो हैं, ये जो इस सॉल्यूशन में आ रहे हैं, इनको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। और आगे मैं नोटेशन थोड़ा और चेंज करूँगा, अभी मैं मिक्स नोटेशन भी कहीं पर यूज़ कर सकता हूँ। k1 को आप kx समझिए और k2 को समझिए ky, ओके। क्यों? अब आप इस पिक्चर को देखिए, माना हमारी जो वेव है उसका वेव वेक्टर है k, ये सम वेव वेक्टर k। वेव वेक्टर वैसे भी एक्चुअली एक वेक्टर ही होता है। तो अगर आप उसके x और y कंपोनेंट्स को kx और ky ले लें, क्यों ले लें, क्यों ये चीज़ सही है? क्योंकि k वेक्टर को के कंपोनेंट अगर kx और ky हैं तो पॉसिबली आप ऐसा लिखेंगे k वेक्टर बराबर kxi प्लस kyj। और फिर आपको इस वेक्टर का, वेव वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड निकालने को कहेगा तो आप लिखेंगे k स्क्वायर बराबर kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर। किसी वेक्टर a के कंपोनेंट ax और ay होते हैं तो a का स्क्वायर बराबर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, वही चीज़। तो ये रिलेशन, तो इसीलिए जिसको मैं k1 और k2 कह रहा हूँ उनको लिए ज़्यादा अच्छा नाम kx और ky होगा। बेसिकली आप ये जो अब इस चीज़ पे फिर से लौटते हैं, आपको इसको इस तरह समझना चाहिए, जो स्टैंडिंग वेव है उसके लिए तो एक k है, उसकी वेवलेंथ से रिलेटेड एक k, और फिर ये k1 k2 या इनको kx और ky सोचो, ये kx और ky एक तरह से इस k के कंपोनेंट्स हैं, x एक्सिस के अलॉन्ग और y एक्सिस के अलॉन्ग। मैथमेटिकली ये k1 और k2 या kx और ky इस k वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं अलॉन्ग द x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो ऑटोमेटिकली ये रिलेशन अपने आप फिर जनरेट होता है, ओके। दिस तो ये नोशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप 3 डायमेंशन में जाएंगे तो वो जनरलाइजेशन भी यहीं से आप सोचना शुरू कर दीजिए। 3 डायमेंशन में जो सॉल्यूशन है उसमें एक साइन k1x या kx कंपोनेंट आएगा, एक साइन k2y और एक तीसरा कंपोनेंट आएगा साइन k3z। फिर वो k1 k2 k3 क्या होंगे, वो k1 k2 k3 जो हैं, अब की बार आपका वेव वेक्टर 3 डायमेंशन में होगा, ये वेक्टर 3 डायमेंशन में है और उसके 3 कंपोनेंट्स हैं kx और ky और kz या k1 k2 k3 जो भी आप वोकेबलरी यूज़ करें। तो इसका मतलब उस समय रिलेशन क्या बनेगा, k स्क्वायर बराबर k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस k3 स्क्वायर, ओके। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये रिजल्ट मैंने आपको सीधे दे दिया है, मैंने डिराइव नहीं किया आपके लेवल पे, लेकिन पॉइंट ये है अगर इस सिस्टम में स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होती हैं तो सॉल्यूशन ऐसा बनेगा। और ये जो k1 और k2 जो दो चीज़ें लिखी गई हैं इनको इस तरह से सोचें और फिर आपको ये रिलेशन ऑटोमेटिकली मिलता है। अरे जो k स्क्वायर वेव का जो वेव वेक्टर है उसका स्क्वायर बराबर ये पहला वाला कांस्टेंट जो x के साथ मल्टीप्लाई हो क्या रहा है प्लस दूसरा वाला कांस्टेंट जो y के साथ मल्टीप्लाई, ओके। तो ये रिजल्ट मैंने आपको दे दिया, सीधे दे दिया। अब इससे और चीज़ें निकालते हैं।
ये रिजल्ट जो है ये आपको बता रहा है इस मेम्ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स किसी समय उनका डिस्प्लेसमेंट कितना है। लेकिन अब हम अप्लाई करने वाले हैं बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन का मतलब ये है, मुझे जो मैंने रेड पार्ट जो एक्चुअली हमारे सिस्टम की बाउंड्री है, यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है। इनफैक्ट हमें ही पता है इन पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट तो किसी भी टाइम पे जीरो होना है। तो मैथमेटिकली ये जो फंक्शन है, ये अगर मैं इस लाइन के अलॉन्ग यहाँ से यहाँ तक निकालूँ तो मुझे इस फंक्शन की वैल्यू जीरो मिलनी चाहिए। ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है अलग अलग पॉइंट्स के लिए। तो इस पूरी लाइन के किसी भी पॉइंट के लिए अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो वो जीरो बनना चाहिए। ऐसे ही इस लाइन के लिए जीरो बनना चाहिए। यहाँ नहीं, इस पॉइंट या इस पॉइंट या इस पॉइंट के लिए कोई जरूरी नहीं है जीरो, लेकिन बाउंड्री पे बाउंड्री पे बाउंड्री पे हर एक पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? जीरो। अब जैसे स्ट्रिंग के दो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं, तो इस समय ये जो सरफेस है रेक्टेंगुलर, इसकी चार बाउंड्री है, चार स्ट्रेट लाइन से इसकी बाउंड्री बनी है, एक ये एक ये एक ये। तो एक एक करके इन बाउंड्रीज को देखते हैं। इस चीज़ को मैंने ऐसे लिखा है, मैं बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करूंगा। बाउंड्री कंडीशन मतलब ये जो फंक्शन है एच बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है, कितना वाइब्रेशन हो रहा है। तो एच की वैल्यू मुझे जीरो मिलनी चाहिए। ये मैंने सिंपली ऐसे बना दिया। ये पूरा रेड जो रेक्टेंगल है, इसके हर पॉइंट पे बाउंड्री पे मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना चाहिए? जीरो। स्टैंडिंग वेव तभी बनेगी, नहीं तो वो स्टैंडिंग वेव नहीं है। ओके, तो पहले मैं अगर x की जगह जीरो रखूँ, x की जगह जीरो रखने का मतलब क्या है? x की जगह जीरो रखने का मतलब आप इस लाइन की बात कर रहे हैं, इस बाउंड्री की बात कर रहे हैं। ओके, वैसे मैथमेटिकली x इक्वल टू जीरो तो ये पूरी लाइन होती है, पर हमारे लिए इंटरेस्ट केवल यहाँ से यहाँ तक है। तो ये पार्ट की भी इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन में अगर मैं x की जगह जीरो रखूँ तो बेसिकली मुझे इस लाइन के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, जो कि मुझे जीरो चाहिए। इस लाइन के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? जीरो। तो x की जगह अगर आप जीरो रखें तो आप देख रहे हैं साइन k1 इंटू जीरो, साइन ऑफ जीरो, और साइन ऑफ जीरो कितना होता है? जीरो। मतलब ये जो मैंने सॉल्यूशन लिखा है जिसमें k1 k2 जस्ट दो कांस्टेंट्स थे, जो इस तरह का रिलेशन ओबे जिन्हें करना है, तो वो ये सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली इस वाली बाउंड्री कंडीशन को फॉलो करता है। इस चीज़ को मैंने देखिए इस फिगर में कैसे लिखा है, एच एक्स की जगह जीरो रखा है, और एक्स की जगह जीरो रखना मतलब इस रेक्टेंगल की केवल मैं इस वाली बाउंड्री की बात कर रहा हूँ। देखिए रेक्टेंगल मैंने पूरा बनाया है, लेकिन अब की बार मैंने रेड केवल इसको कर रखा है, केवल मैं इसकी इस वाली बाउंड्री की बात कर रहा हूँ, इस बड़े फिगर की ये वाली बाउंड्री। तो ऑटोमेटिकली आप x की जगह जीरो इस एक्सप्रेशन में रखें तो डिस्प्लेसमेंट जीरो बन रहा है। मतलब ये सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली, मैंने टिक इसलिए कर रखा है, ऑटोमेटिकली ये सॉल्यूशन जिस फॉर्म में लिखा गया है ये इस पॉइंट पे तो डिस्प्लेसमेंट को जीरो देता है। मतलब मैथमेटिकली हम कहें इस पॉइंट इस लाइन के लिए बाउंड्री कंडीशन फॉलो कर रहा है। एक बाउंड्री कंडीशन तो ऑटोमेटिकली ये सॉल्यूशन अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर आप इस वाली लाइन या इस वाली बाउंड्री पे भी कंडीशन अप्लाई कीजिए। इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू जीरो। तो इसी सॉल्यूशन में अब की बार y इक्वल टू जीरो रखें, तो y इक्वल टू जीरो रखें तो साइन जीरो जीरो, पूरा एक्सप्रेशन जीरो होना भी चाहिए। मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे x की वैल्यू 1 2 7 5 15 कुछ भी हो, लेकिन जब तक y की वैल्यू जीरो है तब तक आप इस लाइन की बात कर रहे हैं। तो इस लाइन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए, जो कि ये एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली जीरो दे भी रहा है। आप y की जगह जीरो रखें, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब इन दो बाउंड्रीज के लिए तो जिस तरह से ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है, जो x एक्सिस के अलॉन्ग की बाउंड्री और जो y एक्सिस के अलॉन्ग की बाउंड्री है, उन दो बाउंड्रीज के लिए तो ऑटोमेटिकली ये सॉल्यूशन ठीक है, ये बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अब बचती हैं दो और बाउंड्री। ओके, ये और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि ऐसा हो रहा है। ओके, जस्ट ये सॉल्यूशन इस तरह से स्पेशल तरीके से ही मैंने आपको सीधे लिख के दिए कि इन दो के लिए ये बाउंड्री कंडीशन को पहले ही सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन अभी दो बाउंड्री और बची हैं, तो उन पे भी हमें बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। तो अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये देखिए एक्स वाई जेड की जगह, एक्स वाई टी की जगह, वाई और टी को तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, एक्स की जगह मैंने एल एक्स ले लिया। एक्स की जगह एल एक्स रखने का मतलब आप इस लाइन की बात कर रहे हैं, इस बाउंड्री की बात कर रहे हैं। इस पूरी बाउंड्री पे x की वैल्यू lx के बराबर है, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू अगर lx के बराबर हो, y की वैल्यू कितनी भी हो, y की वैल्यू कितनी भी हो, लेकिन x अगर lx है तो डिस्प्लेसमेंट मुझे जीरो चाहिए। तो x की जगह अगर मैं lx रखूँ तो इस फंक्शन के इस और अगर आप एक्सपोनेंशियल पार्ट को भी लिख रहे हैं, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि x केवल यहाँ आता है। तो और आपको x की जगह lx रख के इस लाइन पे भी डिस्प्लेसमेंट कितना चाहिए? जीरो। इसका मतलब ये मैथमेटिकली ये बाउंड्री ये वाली, फिर से देखिए फंक्शन जो है, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन जो है, x की जगह अगर मैं lx रखूँ, ये वाली बाउंड्री, ये रेक्टेंगल की चार साइड्स, उसमें से मैं इस साइड की बात कर रहा हूँ, तो इस पे भी मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना चाहिए? जीरो। आप जो हमारा सॉल्यूशन है, जो कि मैंने आपको सीधे लिख के दिया था, इसमें x की जगह lx रखें, ना यहाँ फ़र्क पड़ता है, ना यहाँ फ़र्क पड़ता है, ना यहाँ फ़र्क पड़ता है, केवल यहाँ हो जाता है साइन k1 इंटू lx, साइन k1 इंटू lx दिस। अब ये पार्ट्स तो ऐसे के ऐसे ही रहे, तो जीरो इनके कारण नहीं बन रहा होगा इस समय। इसका मतलब जीरो किसके कारण बन रहा होगा? साइन k1 इंटू एल एक्स के कारण। और साइन थीटा कब कब जीरो होता है? जब थीटा की वैल्यू या तो
जीरो हो या पाई हो या 2 पाई हो या 3 पाई हो या 4 पाई हो, इन जनरल n पाई के बराबर। तो इसका मतलब k1 इंटू एल एक्स किस नेचर का होना चाहिए, n पाई। अब n की जगह हमने यहाँ पे n1 लिया है, क्योंकि बाद में ऐसी कंडीशन y एक्सिस के लिए भी मिलेगी, तो वहाँ पे एक दूसरा n आएगा, उसको n2 लिख देंगे। तो n कोई इंटीजर है, 1 या 2 या 3 या 4, जीरो भी हो सकता है, लेकिन जीरो वाले को मैं अलग से डिस्कस करूँगा। दिस रिमेंबर, अगर आप ध्यान करें, वन डायमेंशनल केस में भी स्टैंडिंग वेव्स की कंडीशन ऐसी ही थी। वहाँ पे k1 k2 नहीं थे, सिंगल k था, के सीधे सीधे वेव का वेव वेक्टर था, लेकिन रिलेशन कुछ ऐसा ही था, के एल एन पाई। ओके, यहाँ पे के नहीं, के का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लिए, के का जो पहला कंपोनेंट है, के का पहला कंपोनेंट ये समझिए, मतलब एक्स कंपोनेंट, के एक्स और उस साइड की लेंथ एल एक्स, ये एल एक्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग की लेंथ, और वो पाई का कोई मल्टीपल होना चाहिए n1, n की जगह वेरिएबल का नाम हमने n1 ले लिया, इंटीग्रल वेरिएबल जो है उसका नाम n1। ओके दिस, तो सिंपली इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये कंडीशन आपको क्या कह रही है, जब आपने ये वाली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की कि इस लाइन के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए, तो इसने आपको k1 पे एक कंडीशन दे दी, k1 या kx पे, k1 या kx पाई बाई एल एक्स का एक इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। देखिए n1 ने इंटीजर होना है, जीरो वैल्यू को छोड़ दें अगर आप, 1 पाई अपॉन एल एक्स, 2 टाइम्स पाई एल अपॉन एल एक्स, 3 पाई। k1 की बाकी वैल्यूज स्टैंडिंग वेव को सपोर्ट नहीं करेंगी, या स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए टू डायमेंशनल सिस्टम में k1 का इस प्रकार का होना जरूरी है। जब मैंने ये सॉल्यूशन लिखा था, वहाँ तक तो k1 और k2 पे को आपस में ये रिलेशन फॉलो करना था, एक रिलेशन तो था वहाँ पे भी, लेकिन अब और रिस्ट्रिक्शंस मिली हैं, बाउंड्री कंडीशन लगा के पता लग रहा है ये k1 कोई आर्बिट्री चीज़ नहीं हो सकता है, केवल कुछ खास वैल्यूज ले सकता है जो पाई अपॉन एल एक्स का मल्टीपल होगा, या तो 1 टाइम्स पाई अपॉन एल एक्स होगा, या 2 टाइम्स होगा, या 3 टाइम्स होगा, या 4 टाइम्स। इसके अलावा स्टैंडिंग वेव्स अगर सिस्टम में हैं तो फिर इसके अलावा और वैल्यूज़ परमिसिबल नहीं है, तो इन्हें हम अलाउड वैल्यूज ऑफ फ्लो कहते हैं। और अगेन आप देखिए, ये वन डायमेंशन से ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, बस हाँ एक्स कंपोनेंट के लिए अलग ऐसी इक्वेशन, और यहीं से आप गेस कर सकते हैं। तो वाई कंपोनेंट, इस सॉल्यूशन एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, साइन साइन एक्स के साथ k1 है या kx है तो y के साथ k2 है। और क्योंकि आपको इस बाउंड्री पे भी डिस्प्लेसमेंट जीरो करना है और इस बाउंड्री पे भी डिस्प्लेसमेंट जीरो करना है, तो अगर आप फिर से बाउंड्री कंडीशन लगाएं, अब की बार इस वाली लाइन के लिए, इस वाली बाउंड्री के लिए, इस वाली बाउंड्री का मतलब ये इस पूरी लाइन के अलॉन्ग ये जो ऊपर वाला एज है इस रेक्टेंगल का, इसके लिए y कोऑर्डिनेट की वैल्यू एल वाई के बराबर है। तो अगर मैं y की जगह एल वाई रख दूँ तभी भी मुझे डिस्प्लेसमेंट जीरो चाहिए, और y की जगह अगर आप एल वाई रखें तो अब की बार केवल ये वाला पार्ट चेंज होता है, बाकी तो वैसे ही रहते हैं, और फिर भी आपको आंसर जीरो चाहिए, डिस्प्लेसमेंट जीरो चाहिए। तो इसका मतलब साइन के टू इंटू एल वाई, वाई की जगह हमने एल वाई रखा है, साइन के टू इंटू एल वाई कितना होना चाहिए, जीरो। और फिर से साइन कब कब जीरो होता है, जब उसका जो आर्ग्यूमेंट है थीटा जो है वो सम मल्टीपल ऑफ पाई के बराबर होता है, सब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के बराबर होता है। तो इसका मतलब के टू इंटू एल वाई कितना होना चाहिए, एन टू वाई। मैंने यहाँ पे एक्स और वाई इसलिए लिखे हैं, जैसे k1 के लिए आप बाद में kx शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनफैक्ट आगे मैं करूँगा भी। ऐसे ही n1 को भी आप nx भी लिख सकते हैं, nx मतलब है इंटीजर, ये x वाले जो क्वांटिटीज़ हैं उनके साथ रिलेटेड है। ओके, x एक्सिस के साथ का वाला n, थिंक ऑफ इट दिस वे। और ऐसे ही n2 को मैं बाद में ny भी लिख सकता हूँ। ओके, और कहीं कहीं पे मैं मिक्स भी कर सकता हूँ, लिखते हुए मैं ध्यान ना रखूँ, अगर हो सकता है पहली लाइन में मैंने n1 लिखा हो और अगली लाइन में उसी को nx लिख दूँ, तो ये कन्फ्यूजन ना करें। ओके, दिस ये जस्ट इंटीजर, ये बता रहा है कोई इंटीजर है, n इंटीजर है, एक इंटीजर का नाम n1, दूसरे का नाम n2, तो k2 की वैल्यू भी इसी टाइप की है। ये मैंने दूसरा स्टेटमेंट पूरा नहीं लिखा, लेकिन इसी की तरह k1 या kx जैसे पाई अपॉन एल एक्स का कोई इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, या तो उसका एक गुना या दो गुना। जीरो गुना मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जीरो गुना अगर आप करें, k1 की वैल्यू जीरो ले लें, n1 जीरो लिया तो k1 की वैल्यू जीरो, और k1 की वैल्यू अगर आप जीरो लेते हैं तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन खत्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है। तो वो ट्रिवियल केस है, वो भी वेव इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है कि इस पूरी मेम्ब्रेन में कहीं पे भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन वो ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो उसको हम छोड़ देंगे दिस। तो k1 और या kx जिस तरह से पाई अपॉन एल एक्स का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, उसी तरह से y के अलॉन्ग भी सेम कंडीशन आपको मिल रही है। k2 जो है वो पाई अपॉन एल वाई का, एल एक्स नहीं, पाई अपॉन एल वाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। दोनों इंटीग्रल मल्टीपल सेम होने जरूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है किसी पर्टिकुलर स्टैंडिंग वेव के लिए n1 की वैल्यू 3 के बराबर हो और n2 की वैल्यू 7 के बराबर हो, तो ऐसा नहीं है कि दोनों एक टाइम पे सेम होने जरूरी है। इसके बस इसकी वैल्यू भी इंटीग्रल होनी चाहिए और इसकी वैल्यू भी इंटीग्रल होनी चाहिए। जीरो वाली वैल्यू को हम ओमिट कर सकते हैं। ओके दिस, और यहीं से आप सोच सकते हैं थ्री डायमेंशन में क्या क्या होगा, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट आइडिया यही आना है। k1 बराबर n1 पाई और एल एक्स, k2 बराबर n2 पाई और एल वाई। तो थ्री डायमेंशन में k का एक थर्ड कंपोनेंट भी होगा, kz,
और के जेड या के थ्री की वैल्यू n3 पाई ओवर एल जेड। आप रेक्टेंगल के बजाय वहाँ पे क्यूबॉइड लेंगे एंड दिस। ओके, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ टू डायमेंशन में चीज़ों को क्लियरली समझ लें कि क्यों ये रिजल्ट्स इस तरह क्या रहा है। मैं ये रिजल्ट सीधे नहीं लिखा मैंने, बाउंड्री कंडीशन से ये रिजल्ट आया। ओके दिस। तो अब दो चीज़ें हैं, के ये जो दो कंपोनेंट्स हैं इनको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, और साथ में खुद K1 और K2 की वैल्यू जो हैं वो इस प्रकार की ही हो सकती हैं, इसके अलावा और नहीं हो सकती हैं। ओके, और इन शब्द यहाँ पे आप एक टेक्निकल शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, सीनियर्स तो जानते होंगे पर BSc 2 वाले नहीं जानते हैं, इसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। K1 और K2 की वैल्यू किसी चीज़ का मल्टीपल है। ओके, तो पर वो शब्द चलिए छोड़ दें। K1 और K2 की अलाउड वैल्यूज़ ये हैं और K1 और K2 को आपस में मिलकर ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। ये वेव का K वेक्टर है, वेव का K। ओके, K1 K2 दो कांस्टेंट थे जो कि सॉल्यूशन में थे, पर अब ये पता लगा ये कांस्टेंट्स आर्बिट्री नहीं हो सकते हैं। एक तो इनको ये रिलेशन फॉलो करना है और दूसरा K1 और K2 की अलाउड वैल्यूज़ केवल ये हो सकती हैं। ओके, तो अब ये जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई इसको आगे यूज़ करते हैं। दिस मैंने फिर से वो रिलेशन लिखा है, के स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। अब मैंने 1 2 छोड़ दिया है, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और के एक्स की अलाउड वैल्यू थी n1 पाई ओवर एल एक्स। n1 लिखूँ या अगली लाइन में मैंने उसको वैसे nx लिख दिया है। ओके, तो nx पाई ओवर एल एक्स का स्क्वायर प्लस n2 पाई ओवर एल वाई। आगे आप देखेंगे ये अगर ये इक्वेशन में के एक्स की जगह कोई वेरिएबल का नाम कुछ और होता, माना x और ये y, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर की जगह भी आर स्क्वायर सोचें। ये एक सर्किल की इक्वेशन है, ये एक सर्किल की ही इक्वेशन है। इनफैक्ट अगर आप सोचें, एक एक्सिस हमारी के एक्स एक्सिस है, एक एक्सिस का नाम के एक्स है और एक एक्सिस का नाम अगर के वाई है, तो फिर ये जो है ये कुछ सर्किल की इक्वेशन की जैसी बात हो रही है। और वो आप आगे देखेंगे, लेकिन फिर मैं जनरलाइज यहीं पे कर दूँ। अगर मैं 3 डायमेंशन में जाऊँ तो के स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, वहाँ पे हम सर्किल के बजाय स्फीयर की बात कर रहे होंगे। ओके, तो इसी आइडिया को और डेवलप करना है। तो के एक्स की अलाउड वैल्यूज़ जो हैं सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई एल एक्स, और के वाई की अलाउड वैल्यूज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई एल वाई। इनको मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये, तो के स्क्वायर बराबर ये n1 स्क्वायर का फैक्टर मैंने बाहर ले लिया और उसको x लिख दिया, nx स्क्वायर पाई बाई एल एक्स का होल स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर पाई बाई एल वाई का होल स्क्वायर दिस। ओके, अच्छा जो हमारा सॉल्यूशन है वो अभी तक मैंने इस फॉर्म में लिखा था, y की जगह उसका नाम h था, सॉरी h, y तो हमारा वेरिएबल है। h बराबर a साइन k1x था, k1 की वैल्यू मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दी n1 पाई ओवर एल एक्स, और ऐसी k2y में k2 की जो अलाउड वैल्यू है n2 दिस। तो ये मैंने क्यों लिखा इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है आगे। पॉइंट ये है, ये सॉल्यूशंस हैं। अब ये सॉल्यूशन बाउंड्री कंडीशन को रेस्पेक्ट करते हैं। अभी तक जब तक यहाँ k1 k2 की ये वैल्यू फिक्स नहीं हुई थी तब तक सॉल्यूशन तो था, लेकिन ये बाउंड्री कंडीशन को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा था। अब जब ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आई, रिवर्स में सोचें, ये कंडीशन आई उसके कारण है। यहाँ पे वीडियो वो हो गया है डार्क, सो मैं इसको यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं।